दोस्तों ये हमारे हिंदी की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 अपलोड की हैं। इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड यूकेपीएससी का सिलेबस है, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, अन्य जो जनरल पेपर के एग्ज़ाम हैं उनका सिलेबस है, उसमें हिंदी के सिलेबस में 23 लेखक कवि के नाम जो हैं दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बारे में आज इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इनका जन्म है और इनकी मृत्यु और जन्म स्थान और मृत्यु स्थान, उनके बारे में थोड़ा इसमें दिया हुआ है। जो ये सिलेबस में सारे कवि दे रखे हैं, इनको आप एक बार देख लेना। इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारे पहले वो हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म है वाराणसी के लहरतारा में। इनकी मृत्यु मगहर में हुई है 1518। इनके गुरु रामानंद थे, निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका पालन पोषण जो है नीमा नीरू दंपत्ति ने किया था। इनकी पत्नी लोई तथा पुत्र का नाम कमाल था। इनका कार्य क्षेत्र जो रहा है वो कवि, भक्त, जुलाहा, सूत कात कर कपड़ा बनाना, ये सारे कार्य इन्होंने किए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो कबीरदास जी को कहा है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें सधुक्कड़ी कहा है। श्यामदास सुंदर ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अर्जुन देव जी के गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेशों का संकलन है। ये कबीरदास जी की भाषा को इन्होंने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है। अब आप देख लेते हैं अर्जुन देव जी के गुरु ग्रंथ साहिब में उपदेशों का संकलन है। जो कबीरदास जी के उपदेश हैं उनके संकलन अर्जुन देव जी की गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इनकी जो वाणियों का संग्रह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बीजक कहलाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इनका जन्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। 1398 वाराणसी में हुआ था। अब बात करते हैं इनके जो बीजक है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, साखी, सवद और रमैनी। साखी में इनके शिक्षाओं व सिद्धांतों का निरूपण है। सवद में प्रेम व अंतरंग की साधना रचना हुई है। रमैनी में जो है दार्शनिक विचारों का निरूपण तथा चौपाई छंद लिखी गई हैं, ये रमैनी में। तो ये इनके 3 पार्ट हैं। जो इनके वाणियों का संग्रह है वो बीजक कहलाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं, अगले हैं मीराबाई। मीराबाई जी का जन्म हुआ था जोधपुर 1503 में। मेड़ता के राठौर रतन सिंह के यहाँ पे इनका जन्म हुआ। मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में इनका विवाह हुआ। उदयपुर के महाराणा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। शिष्य ये संत रैदास जी की शिष्य थी। हिंदी की पहली कवयित्री कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी की पहली कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। इनकी रचना जो है वो राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा तथा नरसी जी का मायका, ये इनकी रचना है। तो ये मीराबाई हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिला के राजापुर में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था। गुरु नरहरिदास थे। रत्नावली इनकी पत्नी थी। मृत्यु इनकी 1623 काशी में हुई। तो जन्म और मृत्यु स्थान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनके उपनाम जो हैं वो राम बोला, हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, ये इनके उपनाम हो गए। अब बात करते हैं अकबर के समकालीन थे ये। इनकी रचना ब्रज भाषा अवधी दोनों भाषा में है। ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपनी रचना की है, अवधी भाषा में भी इनकी रचना है। बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं गिरसन के अनुसार। अब बात करें रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी था अभी। रामचरितमानस 1574 में अवधी भाषा में लिखा है। मुख्य छंद चौपाई है, जिसका मुख्य छंद है चौपाई। विनय पत्रिका 1585 कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है इन्होंने। रामचरितमानस अवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। रचना जो है गे पदों में की गई है। इसको मुख्य छंद चौपाई में की गई है तथा इसकी रचना जो है वो गे पदों में की गई है। और ये विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। अब ये कुछ अन्य रचना है। तो जो इम्पोर्टेंट रचना होती है, जैसे रामचरितमानस है,
जैसे कुछ ये वो डीपली दे रखे हैं, मतलब बहुत वो चीज़ें होती हैं हम याद नहीं कर पाते, तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे इसमें रामचरितमानस अवधी भाषा में दे रखा है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। जो अन्य इनके दी हुई हैं इनको खाली पढ़ लेना है, वैसे ध्यान में रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो ये ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ फैक्ट होते हैं, वो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद थे। इनका निधन क्षय रोग से 1937 में हुआ। बाल्यकाल जो है कलाधर नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा था इन्होंने। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ किसी भी उपन्यास रचना कविता में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अलग से जुड़ा हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, या कुछ उस चीज़ पर कुछ पुरस्कार मिला हो तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था बाल्यकाल में, क्योंकि बाल्यकाल में लिखा था इसलिए एक बार इम्पोर्टेंट हो जाता है कलाधर नाम से। कलाधर नाम से इन्होंने एक सवैया लिखा था बाल्यकाल में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इनके उपन्यास हैं 3, कंकाल, तितली, इरावती। अब इरावती अपूर्ण है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो यहाँ से फैक्ट बनता है, तो इसलिए इनको ध्यान रखें। उपनाम इनका झारखंडी, आधुनिक कविता के सुमेरु और कलाधार, ये 3 उपनाम हैं। अब इनकी काव्य रचना, कहानी और नाटक इतनी सारी हैं, आपको सबको ध्यान में रखना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो बता देता हूँ मैं। उर्वशी जो है इनकी प्रथम रचना है। झरना, आंसू, लहर, ये 3 छायावादी कविता है इनकी। करुणा में भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रसिद्ध गीत काव्य है, इस पर भी इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। बात करते हैं कामायनी। कामायनी का मुख्य पात्र जो है वो मनु, श्रद्धा तथा ईडा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मुख्य पात्र भी कभी कभी पूछा जाता है। तो कामायनी के मुख्य पात्र हो गए। और पंत जी ताजमहल के समान इसको मानते हैं, कामायनी जो रचना है इनकी उसको पंत जी ताजमहल के समान मानते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है, कामायनी, कामायनी के मुख्य पात्र, और किसने कहा था, पंत जी ने ताजमहल के समान कहा था इसको। करुणा में इनकी रचना है, ये भी याद रखना है। 3 रचना इनकी छायावादी कविता हैं, झरना, आंसू, लहर, ये पूछी भी जाती है एग्जाम में। और उर्वशी इनकी प्रथम रचना है। तो यहाँ से हमने जयशंकर प्रसाद जी को उसमें ये याद रखा। अब कहानी की बात करें तो कहानी जो ग्राम है वो प्रथम कहानी है इनकी। इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अन्य कहानी को भी आप देख लेना। गुंडा कहानी जो है इसमें नन कुसिंग व घिसू इसके किरदार थे, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मुख्य किरदार जो होते हैं वो गुंडा कहानी में ये इनका किरदार थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं नाटक इनके। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जन्मे का नाग्य, विशाख, सज्जन व एक घूट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनमेल, विवाह, नारी के पुनर्मिलन, नारी का स्वाभिमान, ये चीज़ें किस नाटक में दर्शाई गई हैं, ध्रुव स्वामिनी में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान हमें सबको रखना है, लेकिन जिसमें कुछ भी फैक्ट है उसको हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हो गए। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके बचपन का नाम सूरज कुमार था। उपनाम इनका महाप्राण, क्रांतिवीर, मुक्तक छंद का प्रवर्तक है ये। 1924 में मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किया, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। 8 खंडों में इनकी संपूर्ण साहित्य संकलित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने खंडों में है इनका संपूर्ण साहित्य जो संकलित है, 8 खंडों में। अंतिम काव्य जो है वो साध्य कांकली 1969 में है। प्रथम कविता जो है वो अनामिका है 1923 में। अन्य जो है जूही की कली, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में कई बार आए हैं। प्रथम उपन्यास इनका जो अप्सरा था, और इंदु लेखा और चमेली उपन्यास जो है ये अपूर्ण है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके जितने भी फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं इनके सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम कविता हो गई, प्रथम उपन्यास अप्सरा हो गया, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये कविता तीनों पूछी जाती हैं किन की हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब आगे बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी जो हैं 2015 में डाक टिकट जारी हुआ इनके नाम पे। 1957 ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के इन्होंने आकाशवाणी किया था। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला व बूढ़ा चांद के लिए। कला व बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है।
1961 में पद्म भूषण मिला इनको। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उपनाम जो है इनका सुकुमार गोसाई पंत, ये उपनाम है इनके। 1938 में रूपाब पत्रिका इन्होंने निकाली थी, रूपाब पत्रिका। अब बात करते हैं लोकायतन महाकाव्य। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखो, गांधी जी के जीवन पर कौन सा महाकाव्य आधारित है? लोकायतन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब जारी हुआ? 1964 में। कुछ ना कुछ जिसमें फैक्ट है, जैसे पल्लव है, खड़ी बोली का समर्थन किया था इन्होंने। खादी के फूल है, हरिवंश राय बच्चन के साथ प्रकाशित हुई। बे आंखें रचना है, 10 काव्यों में प्रगतिशील दौर की रचना है, किसानों पर आधारित है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उपन्यास हार व बुरांस जो है इनके कुमाऊनी में है। आत्मकथा जो है 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा, ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा जो है इनकी 60 वर्ष एक रेखांकन। तो ये थे सुमित्रानंद पंत जी, और इनका संबंध जो है उत्तराखंड से है, बागेश्वर कौसानी से। अब बात करते हैं, अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। पहला तार सप्तक कवि हैं। नया खून साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। विपात्र जो है इनका उपन्यास है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कई बार एग्जाम में आए हैं। निबंध रचना एक साहित्य की डायरी पुस्तक का एक अंश, नई की जन्म कुंडली एक है, तो ये इनकी निबंध रचना है। कविता जो है भूरी भूरी खाक धूल में संग्रहित, सहर्ष स्वीकारा, सहर्ष स्वीकारा भूरी भूरी खाक धूल में संग्रहित, तो ये इनकी कविता है। कहानी देख लेना इनको। निबंध ये भी यहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट है, चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है किनकी है? गजानन मुक्तिबोध की। तो जो मैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार मिला था, हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हिम तरिंगड़ी के लिए जो है 1955 में मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। करमवीर प्रताप प्रभा, ये इनकी पत्रिका है। कविता राष्ट्रीय भावना से युक्त जो है, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। हिंदी को राजभाषा दिलाने दर्जा दिया जाने के विरोध में इन्हें पद्म भूषण लौटा दिया था। मतलब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में पद्म भूषण लौटा दिया था 1963 में। कैदी और कोकिला जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विशेषण, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैदी और कोकिला में जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विश्लेषण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। काव्य संग्रह, ये इनकी रचना हो गई। निबंध, नाटक, इनके बारे में देख लेना। बात करते हैं अगले, वो है मंगलेश डबराल जी। इनका संबंध भी उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के टिहरी से। इनका जन्म स्थान भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। एनबीटी से जुड़े हुए थे, जनसत्ता अखबार में इन्होंने संपादन किया। हिंदी पेट्रियाट प्रतिपक्ष आसपास इनकी पत्रिका है जो जारी हुई। 16 मई 1948 को टिहरी में इनका जन्म हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में हम जो देखते हैं के लिए मिला। तो जिसके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको भी मिला है, जिस रचना के लिए मिला है वो रचना जरूर ध्यान रखनी है। मैंने वही बात बताई है कि जिस भी रचना, कविता, उपन्यास में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने की दृष्टि से, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये इनके काव्य संग्रह हैं, काव्य संग्रह इनके सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। और ये एक बार आयो बा यात्रा वृतांत है इनकी। लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, गद्य संग्रह हो गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु भंडारी जी, इनका जन्म एमपी में हुआ था। इनके पति जो है वो राजेंद्र यादव, मूल नाम इनका महेंद्र कुमारी है। कहानी, अब इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोई कहानी है इनकी, एक कहानी यह भी, ये अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किनकी है, मनु भंडारी जी की। इसके लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान मिला था। अपनी आत्मकथा का वर्णन इन्होंने इसमें किया है, एक कहानी यह भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मनु भंडारी जी की है। अब इनकी बात करते हैं, उपन्यास हैं 3 इंपॉर्टेंट, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान। तो इस आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी व तलाक शुदा दंपत्ति का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो वो इन्होंने आपका बंटी उपन्यास में बताया है। महाभोज उपन्यास में नौकरशाही और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसको इन्होंने इसमें बताया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 इंच मुस्कान आधुनिक लोगों की दुखंत प्रेम कथा जो है उसको इन्होंने 1 इंच मुस्कान उपन्यास में बताया, तो इसलिए तीनों उपन्यास इनके इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रजनी रजनीगंधा।
यही सच है कहानी पर आधारित फिल्म है ये, एक प्रकार की फिल्म है। कौन सी कहानी पर? यही सच है। इसका मुख्य पात्र लीला अमित रजनी है। दूरदर्शन पर इसको प्रसारित किया गया था। प्रेमचंद्र का रूपांतरण प्रौढ़ शिक्षा के लिए। प्रेमचंद्र का रूपांतरण अकेली कहानी का पात्र जो है सोमा बुआ। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि अकेली कहानी का पात्र कौन है? सोमा बुआ। अब अगले कवि हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इनका जन्म भी उत्तराखंड पौड़ी से है। जन्म इनका 1901 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में इन्होंने काम किया है। हिंदी विषय डायरेक्टेड की करने वाले जो है 1933 में पहले व्यक्ति थे। शोध ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री जो इनका शोध ग्रंथ है। पत्रिका जो है हिलमैन मनोरंजनी। बाल्यकाल में इन्होंने अंबर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इनकी पुस्तक है गोरखबानी रामानंद, ये इनकी रचना है, एक बार देख लेना। अब अगले हैं शेखर जोशी। इनका संबंध है उत्तराखंड अल्मोड़ा से। 1932 सोमेश्वर अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। कहानी है इनकी दाज्यू और गलता लोहा। दाज्यू की क्या विशेषता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दाज्यू कहानी कि इसका अर्थ है बड़ा भाई। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म बनाई थी इस पर आधारित, दाज्यू कहानी पर आधारित एक फिल्म बनाई थी 1953 में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। दाज्यू किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। गलता लोहा, गलता लोहा क्या है? जातिगत विभाजन पर टिप्पणी जो इसका मुख्य विषय था। पात्र इसमें मोहन बंशीधर और धनराम लोहार, ये इसके पात्र थे। तो दाज्यू और गलता लोहा किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब और कहानी उपन्यास नाटक जितने भी सब हैं उनसे अच्छा, रटने से अच्छा जो है, जो जिनमें कुछ एक्स्ट्रा है उनको बहुत ही याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं इनको पुरस्कार। 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, 1995 में साहित्य भूषण, 1997 में पहल सम्मान। अपनी कहानी को नई कहानी आंदोलन नाम दिया इन्होंने। अब इनकी कहानी देख लेते हैं। दाज्यू कोशिका घटवार कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नौरंगी बीमार, हलबाहा, मेरा पहाड़, सहयात्री, समर्पण, नेकलेस, ये सब इनकी कहानी है। उपन्यास इनके अर्थमूसक, तीन बाज, चीटी पर, चीटी के पर, मेरा पहाड़। शब्द चित्र संग्रह जो है एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है। अगले देख लेते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है इनका जन्म 1922 एमपी में हुआ। समग्र साहित्य जो है वो 6 भागों में विभाजित है। पत्रिका जो है वसुधा है इनकी। लेखक एवं व्यंग्यकार दोनों हैं। व्यंग्यों को विद्या का दर्जा दिया इन्होंने। अब इनकी कहानी देख लेते हैं। ये इनकी कहानी है, ये उपन्यास है, ये इंपॉर्टेंट है। कहानी जो है टॉर्च बेचने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरिशंकर परसाई जी की। आस्थाओं का बाजारीकरण व धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया इन्होंने इस कहानी के माध्यम से। टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई जी ने आस्थाओं का जो बाजारीकरण है उस और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया। तो टॉर्च बेचने वाला कहानी इंपॉर्टेंट है इनकी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला। विकलांग श्रद्धा की और रचना के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस रचना के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1982 में? विकलांग श्रद्धा की ओर, ये इनके निबंध हो गए। तो इस वीडियो में हमने 13 लेखक कवि को हमने पढ़ लिया है। बाकी जो शेष 10 बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।